गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? गुड। +2 बच्चों, दिस इज माय 28th क्लास विद यू। इन सभी क्लासेज में मैंने आपके साथ पहले एक यूनिट पूरा कंप्लीट यूनिट डिस्कस कर चुका हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ एक नया यूनिट शुरू किया है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। सो बच्चों, मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जैसे कहा कि हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स कि वी हैव डिस्कस द स्टेशनरी चार्ज। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। स्टेशनरी चार्ज को डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक करंट, नाउ हियर द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। करंट मीन्स फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। चार्ज फ्लोइंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्या कहा था मैंने? इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि कहीं पे भी चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट इज फ्लोइंग। और क्या कहता है? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट को मैंने क्या लिखा था? दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। अब व्हाट इज द टाइप ऑफ चार्ज कैरियर? आई टोल्ड यू कि द सिस्टम वेयर दिस करंट इज फ्लोइंग means if this current is flowing in a metallic conductor, then type of the charge carrier is free electrons. If electric current is flowing in electrolysis, then type of charge carrier will be both positive and negative, both cations and anions. If it is flowing in semiconductor, then electric current is flowing due to holes and free electrons. Mean type of charge carrier will be holes and free electrons. Then I discuss कि there are two types of electric current. One is the DC, another is the alternating current. I told you कि DC current, the current which is not varying with magnitude as well as direction with time, that is called DC current. जितने भी हमारे पास हम बैटरी, डायनमो वगैरह से जो भी हम करंट वी आर डिस्कसिंग कि वो सभी करंट्स हमारे पास क्या है? DC करंट है। तो डीसी करंट के लिए क्या है? अगर हम करंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। उसके बाद आई टोल्ड यू अल्टरनेटिंग करंट, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज वेरिंग पीरियोडिकली विद टाइम, जिसके लिए अगर हम करंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो या तो आपके पास साइन कर्व आती है या आपके पास कोसाइन कर्व आती है। ऐसे करंट को हमने क्या कॉल किया है? अल्टरनेटिंग करंट कॉल किया है। और ऐसे करंट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट cos omega t, where I naught is the peak value of current, I is the current at any time t, omega is 2 pi upon capital T or 2 pi f, where capital T and f are the time period and frequency of the alternating current with which they are varying. बट ये हमारे पास एक कंप्लीट चैप्टर है जहां पे हम अल्टरनेटिंग करंट को कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। एक आपके पास ट्रांजिएंट करंट भी होते हैं। ट्रांजिएंट करंट क्या है? वो करंट जिनको अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में कुछ स्मॉल टाइम लगता है, उन करंट्स को हम क्या कॉल करते हैं? ट्रांजिएंट करंट कॉल करते हैं। ये कब प्रोड्यूस होते हैं? कि जब आपके पास कभी किसी रजिस्टर के साथ इंडक्टर या कैपेसिटर लगा होता है, वहां पे करंट क्या है? इमीडिएटली अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर नहीं पहुंचना, दे आर टेकिंग सम टाइम टू रीचिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे करंट्स को हमने क्या कॉल किया है? दोज करंट्स आर नोन एज ट्रांजिएंट करंट। क्लियर? देन आई टोल्ड यू कि अगर सपोज कर लो कि किसी मेटालिक कंडक्टर में आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, तो उसके कारण हमारे पास जो करंट फ्लो करता है Ne/T है। अगर वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है इन ए रेडियस r और विद स्पीड v, तो वहां पे जो करंट फ्लो करता है दैट इज EV/2πr है। देन आई टोल्ड यू द यूनिट्स ऑफ करंट दैट इज इक्वल, मोस्टली इट इज मेजर्ड इन एम्पियर। तो आपको क्या था कि अगर किसी मेटालिक कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है तो इट मींस दैट कि वहां पे 6.25 into 10⁻18 फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो उसके बाद मैंने आपके साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस की थी। मैंने कहा था कि आपके पास कोई मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, these free electrons are moving with a very large thermal velocity that is of the range of 10⁻6 मीटर पर सेकेंड उनकी जो होती है थर्मल वेलोसिटी होती है। बट इन मेटालिक कंडक्टर नो करंट, अगर हम उसको टच करते हैं तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता।
रीजन इसका मैंने क्या कहा था कि जितने भी आपके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग हैप्पियरली, दे आर मूविंग उनका जो दे आर हैविंग रैंडम मोशन, और उनका जो नेट मोशन होता है, नेट एवरेज वेलोसिटी होती है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जीरो होती है। उनका नेट मोशन क्या होता है, जीरो होता है। मींस उनका कोई फिक्स टारगेट नहीं होता, कभी इधर से उधर उधर से इधर, दे आर मींस दे आर इन रैंडम मोशन और देयर नेट मोशन इज इक्वल टू जीरो, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो करंट कब फ्लो करता है, जब हम इस मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या है, दे आर अटेनिंग ए नेट मोशन, दे आर अटेनिंग ए नेट मोशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। पहले अगर बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका जो नेट मोशन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज इक्वल टू क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, तो जिसके कारण उनका नेट मोशन क्या है, आपके पास जीरो होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उनके पास एक ही मोशन होता है, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मीन्स दैट इज फ्रॉम इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद दे आर हैविंग सम नेट मोशन, मीन्स दे आर अटेनिंग सम एडिशनल एवरेज वेलोसिटी, और उस एडिशनल एवरेज वेलोसिटी को मैंने क्या कहा था, दैट इज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो करंट भी फ्लो करता है दैट इज फ्लोइंग ओनली ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसकी मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। क्या किया था कि मैंने कहा था कि लेट अस कंसीडर ए मेटालिक कंडक्टर व्हिच कंसिस्ट ऑफ कैपिटल N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are having the velocities u1, u2, u3 dash dash un। तो उनकी जो नेट एवरेज वेलोसिटी होती है u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस un वेक्टर होल डिवाइड बाय n क्या होती है, जीरो होती है। बट व्हेन वी आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज क्या बन जाती हैं, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर डैश डैश vn वेक्टर उनकी वेलोसिटी बन जाती हैं। और v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर डैश डैश vn वेक्टर होल डिवाइड बाय n, दिस इज इक्वल टू vd वेक्टर, दैट इज कॉल्ड इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसकी क्या किया था कि v1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t1, v2 वेक्टर इज u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t2 एंड सो ऑन, un वेक्टर v1 एंड vn वेक्टर इज इक्वल टू un वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू tn। तो यहाँ पे क्या कहा था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्सेलरेशन होती है वो सेम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ए वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर अपॉन m होगा। f वेक्टर क्या होगा, e इंटू कैपिटल माइनस e इंटू कैपिटल E वेक्टर होगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होगी, फोर्स सेम एक्ट करेगी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो जिसके कारण सभी के ऊपर फोर्स सेम एक्ट करेगी। तो सब में एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगी माइनस a इंटू E वेक्टर डिवाइड बाय m होगी। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एक्सेलरेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से जब मैंने सभी इक्वेशंस को ऐड किया तो आपके पास vd वेक्टर क्या बन गया, माइनस e वेक्टर माइनस स्मॉल e वेक्टर डिवाइड बाय m इंटू t1 प्लस t2 प्लस डैश डैश प्लस tn, और ये t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश डैश प्लस tn, मैंने इसको क्या कहा था, डिवाइड बाय n क्या कॉल किया था, दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। और क्या कहा था कि इट इज द एवरेज टाइम इलैप्स्ड ड्यूरिंग द लास्ट टू सक्सेसिव कोलिजन। तो आपके पास vd वेक्टर क्या आ गया था, माइनस e कैपिटल माइनस स्मॉल e कैपिटल E वेक्टर टॉ डिवाइड बाय m। तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिस इज दी नेगेटिव साइन मींस कि इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकली मैंने क्या कहा था कि vd को हम क्या लिख सकते हैं, E कैपिटल E टॉ अपॉन m, E को क्या लिख सकते हैं, v बाय l लिख सकते हैं, तो आपके पास vd क्या आ जाएगा, E v टॉ अपॉन ml। सो दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डबल करते हो या आप लेंथ आप डबल करते हो तो कोरस्पोंडेंटली क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल या हाफ हो जाएगी। मींस पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ चेंज होने से आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। और उसके बाद आई हैव डिफाइंड कि दिस इलेक्ट्रिक करंट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने क्या किया था कि ये जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं इनका अगर सपोज कर लो कि दे आर ड्रिफ्टिंग एज दे आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम
नेगेटिव टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बाय कवरिंग द डिस्टेंस L। तो आपको क्या कहा था कि L जो होगा, इसको जो टाइम लगेगा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, दैट T इज इक्वल टू L बाय VD होगा। क्लियर। तो उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो करंट है, दैट इज इक्वल टू क्या है, चार्ज बाय टाइम है। चार्ज यहाँ पे सपोज करो इस कंडक्टर के पास इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है स्मॉल, तभी मैंने टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे पास कैपिटल N है, और चार्ज कैरियर डेंसिटी क्या है आपके पास N है। तो आपके पास यहाँ पे जो करंट आ जाएगा, करंट I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल N इंटू E डिवाइड बाई T। T की वैल्यू क्या होगी, L बाई VD होगी। तो करंट क्या आ जाएगा, NE इंटू VD डिवाइडेड बाई L। और फिर मैंने कैपिटल N को क्या लिख लिया था, स्मॉल n इंटू A इंटू L लिख लिया था, where small n is the number of charge carrier per unit volume। L कैंसल आउट हो गया था और आपके पास करंट किसके बराबर आ गया था, दैट इज इक्वल टू NEAVD। और कहा था कि दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहीं से मैंने आपको क्या कहा था कि I अपॉन A जो है दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NEVD। I अपॉन A क्या है आपके पास, करंट डेंसिटी है, और J इज इक्वल टू क्या आ गई आपके पास, NEVD। और मैंने आपको कहा था कि दिस करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं, इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इसकी जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टेकन इन द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। और इस डायरेक्शन इज कन्वेंशनल डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो उसके बाद मैंने करंट और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन ड्राइव किया था, वो क्या आ गया था, I इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, NEAVD। VD की वैल्यू क्या थी, EV tau अपॉन M। तो आपके पास I क्या आ गया, NEA स्क्वायर VD NEA स्क्वायर tau अपॉन ML। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड रिलैक्सेशन टाइम। After that, I drive Ohm's law। क्या कहा था Ohm's law, क्या कहा था, under similar physical condition, potential difference applied across a conductor is directly proportional to the current flowing through it। और क्या कहा था कि जो V है आपके पास, V is directly proportional to I, और V is equal to क्या कहा था, this is equal to IR। V is equal to क्या था, IR, where R is क्या कहा था कि R is known as resistance of that resistor। R क्या है, resistance of that conductor। उस कंडक्टर की क्या है, रेजिस्टेंस है। मैंने क्या कहा था कि why that conductor is offering that resistance। मैंने ये कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद भी उनका मोशन रैंडम ही रहता है। वो अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी क्या है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड आल्सो विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। ये नहीं है कि उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी ऑब्स्टेकल वो मूव करते रहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद भी क्या है, उनमें कोलिजन भी रहती है विद इटसेल्फ एंड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो जिसके कारण क्या है आपके पास दैट कंडक्टर इज ऑफरिंग सम रेजिस्टेंस। और होता भी क्या है कि जब वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसी के कारण क्या है वो कंडक्टर हीटेड अप भी हो जाता है। क्लियर। तो आपको मैंने कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर, वन इज द ओमिक रजिस्टर, अनदर इज द नॉन ओमिक रजिस्टर। वो रजिस्टर जिसमें V और I का ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू गिव द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। दोज रजिस्टर्स आर नोन एज ओमिक resistor, but those resistor in which the graph between V and I is not a straight line, those are known as non-ohmic resistor and that is also known as limitations of ohmic resistance। तो इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, ये सारे क्या हैं, these are the examples of non-ohmic resistor। बट मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, चाहे रजिस्टर ओमिक हो चाहे रजिस्टर नॉन ओमिक हो, लेकिन जो ओम्स लॉ है, जो आपके पास ओमिक इक्वेशन है, दैट इज V इज इक्वल टू IR, इट होल्ड्स गुड फॉर ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक रजिस्टर। नाउ टुडे वी विल डिस्कस कि ऑन व्हाट फैक्टर्स दिस रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर डिपेंड्स। V इज इक्वल टू क्या है आपके पास IR, और मैंने आज अब ये लास्ट लेक्चर में एक रिजल्ट कराया था, I इज इक्वल टू क्या होता है
एन ई स्क्वायर ए वी अपॉन टॉ एम एल। क्लियर? ये रिजल्ट आया था, कहां से आया था रिजल्ट? आई क्या होता है? दैट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी की वैल्यू क्या है आपके पास? ई वी टॉ अपॉन एम एल। तो आपके पास आई क्या बन जाएगा? एन ई स्क्वायर ए वी टॉ अपॉन एम एल। आई एम सॉरी, टॉ इज इन न्यूमरेटर। आई क्या है? एन ई ए वी डी। वी डी क्या है? ई वी टॉ अपॉन एम एल। और क्या कहा था? व्हाट इज दिस टॉ? टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द एवरेज टाइम इलैप्स्ड ड्यूरिंग इट्स लास्ट टू सक्सेसिव प्लेन। तो आई क्या आ गया आपके पास? एन ई स्क्वायर ए वी टॉ अपॉन एम एल। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लोगे, 1 और 2 को आपके पास कंपेयर कर लोगे, तो आपके पास रेजिस्टेंस पता चल जाएगी कि किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर डिपेंड। एक बार फिर मैं आपके पास रिपीट कर देता हूं। यहां पे जो स्मॉल एन है दैट इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर है, वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, टॉ रिलैक्सेशन टाइम है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो यहां से आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ई टॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर। ये क्या है आपके पास? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर। अगर आप इसमें देखोगे कि किसी भी कंडक्टर के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, उसकी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर डेंसिटी इज कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर क्या बन जाएगा? रो एल अपॉन ए। क्या बन जाएगी? रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर, दिस बिकम्स रो एल अपॉन ए। What is here rho? Rho is here known as specific resistance of the resistor. Rho is what it is? Rho is the constant of proportionality. It is called specific resistance of the resistor. Means ये है क्या? This rho is किसके इक्वल है? This is very very important. आपने याद रखना है. This is equal to m n e square tau. Rho किसके बराबर है? m upon n e square tau के बराबर है. So this result implies that resistance of a resistor is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section है। Resistance of a resistor क्या है? Directly proportional to its length है and inversely proportional to its area of cross section है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लेंथ कौन सी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है। बहुत ही बच्चों इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एक ये रजिस्टर है, ऐसे एक रजिस्टर बना हुआ है, दिस इज ए रजिस्टर, तो आपके पास जहां पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, तो आपके पास ये क्या होगी? लेंथ ऑफ द रजिस्टर होगी, और ये आपके पास क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ये क्या होगा आपके पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास सपोज कर लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट क्या है? इसी कंडक्टर में ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उस केस में आपके पास क्या होगी? ये वाली क्या होगी? लेंथ होगी, और ये वाला आपके पास क्या होगा? ये इस सेक्शन में क्या लेंगे आप? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे। मैं इसको आपको एक क्यूब से भी समझा सकता हूं, उससे बहुत ही और ज्यादा आपके पास क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सपोज कर लो ये आपके पास एक पैरेललोपाइप है, दिस इज ए पैरेललोपाइप, क्लियर, और इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट कितनी है? L, B एंड H है। ये इसकी क्या है? लेंथ है L, दिस इज द लेंथ, ये इसकी क्या है? ब्रेड्थ है B, और ये आपके पास क्या है? हाइट क्या है इसकी? H है। अब इस पैरेलल पाइप ने करंट क्या है? बैटरी हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे अप्लाई किया है, यहां पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो इस केस में अगर आप करंट ऐसे फ्लो करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द
रेजिस्टर लिखनी है तो वो आपके पास क्या होगी, रो एल अपॉन बी इंटू एच होगी। क्या होगी, बी इंटू एच होगी। क्लियर। अगर इसी रजिस्टर में अगर आपके पास करंट क्या है, ए टू बी फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया, रेजिस्टेंस फॉर ए टू बी। अगर आपके पास करंट जो है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम सी टू डी फ्लो कर रहा है, करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, सी से डी की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसमें आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी, आर सी डी। आर सी डी क्या होगी, अब आपके पास जो लेंथ होगी वो क्या होगी आपके पास, बी, तो क्या आ जाएगी, रो बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एल इंटू एच आ जाएगा। क्लियर। अब अगर सपोज कर लो आपके पास करंट जो है आपके पास इन दो पॉइंट्स के बीच में फ्लो कर रहा है, दैट इज फ्रॉम सपोज ई एफ, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ई टू एफ, तो उस केस में आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ई एफ, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, रो एच अपॉन एल इंटू बी। सो आपके पास एक ही आपके पास पैरेलल पाइप है, तो आपके पास यहां पे इस पैरेलल पाइप की रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकती है, इस पैरेलल पाइप की रेजिस्टेंस जो है इट कैन बी रो एल अपॉन बी इंटू एच, रो बी अपॉन एल इंटू एच, रो एच इंटू एल भी हो सकती है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास रेजिस्टेंस इसमें फ्लो, इसमें आपके पास किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि करंट आपके पास फ्लो किधर कर रहा है, जिस तरफ करंट फ्लो करेगा उसके कोरेस्पोंडिंगली आपके पास क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। क्लियर। सो वी कैन से कि जो लेंथ है, और इन ब्रीफ वी कैन से लेंथ इज द डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग, और उसके जो परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस होगा, और उसके जो परपेंडिकुलर सेक्शन होगा वो क्या होगा आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। और इन ब्रीफ वी कैन से कि रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज डिपेंडिंग अपॉन टू फैक्टर्स, वन इज द लेंथ एंड अनदर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर लेंथ इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इंक्रीज करेगी। व्हाई इट विल इंक्रीज, अगर आपके पास लेंथ इंक्रीज कर रही है तो उस रजिस्टर के क्रॉस नंबर ऑफ कोलिजन्स विद इटसेल्फ विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। वो इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सेकेंडली, अगर आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने से भी नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या करेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज on which the resistance of a resistor is depending। याद रखो बच्चों, बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है, एक जनरल नॉलेज की बात है। हमारी ह्यूमन बॉडी की भी क्या है, बहुत लार्ज रेजिस्टेंस है। हमारी ह्यूमन बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो 10⁻³ ओम है। ओम इज द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। ओम क्या होते हैं, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर। तो हमारी ह्यूमन बॉडी की एक सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज। तो याद रखना, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर की है, 10⁻³ ओम की आपके पास रेजिस्टेंस है। अब कई दफा क्या होता है कि किसी बंदे को पता है कि हमारी बॉडी की ओमिक रेजिस्टेंस है, तो बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या इन जनरल सा आपसे पूछ लिया जाता है कि जब बॉडी को करंट लगता है, किसी बॉडी को करंट लगता है या किसी हाई पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वो टच में आता है, तो क्या होता है, क्या उसकी डेथ, उस बॉडी की, क्या उस बंदे की डेथ जो है बॉडी के बर्न करने के कारण होती है। तो मोस्टली बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन आ जाता है कि उस बंदे की जो डेथ है वो किसके कारण होती है, वो उसकी बर्निंग के कारण होती है। कारण उसका वो उसके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। ज्यादा रेजिस्टेंस होने से वो वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है, और वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने से उसकी डेथ, उसके बॉडी क्या बर्न कर जाती है और डेथ हो जाती है। बट दिस इज मिसकंसेप्ट बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर, ये आपके पास मिसकंसेप्ट है। एक्चुअली कंसेप्ट क्या है कि जब
बॉडी के ऊपर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है, उसका नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है। नर्वस सिस्टम बिगड़ने के कारण उसकी हीट, उसकी हार्ट बीट इरेटिक हो जाती है। हार्ट बीट इरेटिक होने से उस पर्सन की क्या होती है, डेथ होती है। तो आप याद रखना कि आपके पास जब कभी भी किसी इलेक्ट्रोक्यूशन के टाइम जो आपके पास क्या होता है, दैट इज डिस इलेक्ट्रोक्यूट्स एक्साइट्स एंड डिसऑर्डर द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। क्या करते हैं ये, एक्साइट्स and disorders the nervous system of the body, and one fails to control the activity of the body with which with the failure of this its heartbeat becomes erratic, and that is the main cause of its death. Just remember it. Clear? So this is very important. So there is one more factor on which the resistance of the resistor depends, that is the temperature. एक और फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर वो डिपेंड करती है, वो क्या है आपके पास, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टर। कैसे डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। R क्या होता है, R0 1 plus alpha t, where RT is the resistance at T degree centigrade, R0 is the resistance at 0 degree centigrade, alpha is the temperature coefficient of resistance. Alpha is the temperature coefficient of resistance. Now it is very important, alpha जो होता है that is positive for metal होता है, alpha is positive for metal and it is negative for semiconductor. Alpha is positive for metal, negative for semiconductor. तो इसलिए याद रखो बच्चों कि अगर आपके पास मेटल है तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। उसकी रेजिस्टेंस जो है आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इंक्रीज कर जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर और आपके पास इंसुलेटर है, उसकी जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की जो रेजिस्टेंस है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि अल्फा क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटल की इंक्रीज करती है लेकिन सेमीकंडक्टर या आपके पास इंसुलेटर की रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज कर जाती है। देखिए मेटल में जो रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस किसके कारण है, आपको मैंने बता दिया कि दैट इज ओनली ड्यू टू द collision of the electrons with itself and with the atoms of the conductor। तो मेटल्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेंडमनेस और बढ़ जाती है। तो मींस आपके पास मेटल की जो रेजिस्टेंस है दैट इज ड्यू टू रेंडमनेस है, तो जिसके कारण उसकी रेजिस्टेंस क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में आपको मैं थोड़ा सा आपके पास थोड़ा सा ब्रीफ में, वैसे हमारे पास एक पूरा डिटेल में टॉपिक है दैट विल डिस्कस इन सेमीकंडक्टर। मैं थोड़ा सा आपके साथ विद द हेल्प ऑफ वैलेंस एनर्जी बैंड थ्योरी के साथ आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटल्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में आपके साथ मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। मेटल के क्या होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी हमारे पास क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंड, 3 तरह के हमारे पास बैंड हैं। एक हमारे पास क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, एक क्या होता है आपके पास, कंडक्शन बैंड होता है, और ये क्या होता है, दिस इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर? एक्चुअली क्या है, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की जो आपके पास विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दैट इज ओनली ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही दैट इज कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं,
आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, देखो नाम भी क्या है, कंडक्शन बैंड, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, इसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पड़े होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। एक्चुअली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पड़े होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दे कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, उनके कारण करंट जो है उनके कारण नहीं होता है। क्लियर। और ये एक गैप होता है किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक गैप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। और अब क्या है, अगर हम मेटल लेते हैं, मेटल के केस में क्या होता है कि ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, दे आर ओवरलैप्ड विद ईच अदर। इन केस ऑफ मेटल, ये आपके पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या है, दे आर ओवरलैप। जब ये ओवरलैप हैं तो आपके पास जितने भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पड़े हुए हैं, कंडक्शन बैंड में पड़े हुए हैं। जितने भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो सारे के सारे किसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ आपके पास इंसुलेटर के केस में, इन केस ऑफ इंसुलेटर, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ये जो गैप होता है, दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर के केस में ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप है वो मेटल से क्या होता है, ज्यादा होता है, इंसुलेटर से थोड़ा कम होता है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। तो होता क्या है, आपके पास सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो मीन्स वो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण उनके कारण थोड़ा करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो उस केस में आपके पास व्हाट हैपेंस, जब उनमें करंट फ्लो करता है तो इट मीन दैट उनकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके पास इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के कारण आपके पास वहां पे इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिस इज द रीजन बिहाइंड कि व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर and insulator decreases with increase of temperature, why alpha is negative for semiconductor and insulator and it is positive for metals। ये चीज मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दी है। तो सिमिलरली आपके पास ये जो रो है, मैंने क्या लिखा है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। मैंने रो को क्या कहा है, rho is here known as specific resistance of the rho L upon A. This rho is the specific resistance of a resistor and or this is also known as resistivity। इसको हम क्या कहते हैं, resistivity कहते हैं। Reciprocal of resistivity is called conductivity। Reciprocal of this resistivity is called conductivity। Lesser is the resistivity, more is the conductivity। It is very understood कि जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। क्लियर। तो आपके पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टर है, दिस ओनली डिपेंड्स अपॉन, ये ना तो आपकी उसकी डिमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है, इट ओनली डिपेंडिंग, ये आपके पास
ना तो एरिया ऑफ सेक्शन ना लेंथ के ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर नहीं डिपेंड करती है, जिन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ये सिर्फ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि किस तरह का आपके पास मटेरियल है, उस तरह से आपके पास ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या करती है? चेंज करती है। मींस सेमी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए, और एक आपके पास सुपर कंडक्टर्स होते हैं, इन सब के लिए क्या होती है? डिफरेंट वैल्यूज होती है। जैसे सपोज कर लो आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। और सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर के लिए थोड़ी रेजिस्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁻³ ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी के जो यूनिट्स हैं ओम मीटर हैं। और इंसुलेटर के लिए जो रेजिस्टिविटी है दैट इज बहुत ही ज्यादा होती है, दैट इज ए वेरी लार्ज, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻16 ओम मीटर होती है। वेयर एज सुपर कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी हम ऑलमोस्ट क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। वो टेम्परेचर जहां पे इनकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और उस समय वो कंडक्टर बन भी किया जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। मींस जो रेजिस्टिविटी है दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, दैट इज रो इज इक्वल टू रो नॉट, बिल्कुल सेम फार्मूला है 1 + α_T। Rho T is equal to rho naught 1 + α_T, where here alpha is the coefficient of resistivity. Here alpha is the coefficient of resistivity. Rho T is the specific resistance or resistivity at temperature T. Clear? तो आपके पास here alpha is positive for metals and it is negative for, जैसे कैपिटल आर के लिए क्या था? अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सिमिलरली हियर आल्सो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल एंड इट इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। व्हाई इट इज पॉजिटिव फॉर मेटल? दैट इज एक्सप्लेन। व्हाई इट इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर? अभी मैंने आपको पीछे लिखा है फार्मूला कि आपके पास रो की जो वैल्यू आ गई थी, रो इज इक्वल टू क्या था? m/n(e²) टॉप। रो क्या आ गया था? m/n(e² टॉप, दैट इज क्या था? रो था। तो रो क्या है? आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? n है। तो जितना ज्यादा n को आप क्या लिख सकते हो? कैपिटल N अपॉन A इंटू L लिख सकते हो। आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जो आपके पास कैपिटल N की वैल्यू है, कहां पे कैपिटल N क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स कहां पड़े हुए हैं? कंडक्शन बैंड में पड़े हुए हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, कैपिटल N की वैल्यू क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। कैपिटल N इंक्रीज करने से रो की वैल्यू क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। क्लियर? तो दिस इज द रीजन कि why alpha is negative for semiconductor and insulator। तो अगर आप रो और टी का ग्राफ प्लॉट करते हो बच्चों, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। रो और टी का जो ग्राफ है आपके पास फॉर मेटल्स के लिए रो और टी का ग्राफ ये होगा, एंड फॉर इंसुलेटर के लिए आपके पास जो रो और टी का जो ग्राफ है वो इस तरह से होगा। और एंड फॉर सॉरी दिस इज फॉर this is the graph for insulator, और सेमीकंडक्टर के लिए रो और टी का जो ग्राफ है इट विल बी लाइक दिस। इस तरह से आपके पास ग्राफ आएगा। दिस इज द ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर एंड दिस इज द ग्राफ फॉर रो एंड टी। फॉर मेटल्स के लिए आपके पास ग्राफ है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द रेजिस्टिविटी। एक चीज रखो बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज हैविंग द
same analogy as that of rate of flow of heat. It is very very important. जो आपके पास किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की जो एनोलॉजी है वो सेम है एज दैट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. किसी भी कंडक्टर में जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो किसके बराबर होता है, डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स. Here dt by dx is called temperature gradient. K is here called thermal conductivity. A is the area of cross section. dq by dt is called here rate of flow of heat. अब देखिए I क्या है, I क्या है आपके पास dq by dt. I क्या है dq by dt. क्लियर. I को क्या लिख सकते हैं हम, v by r. क्या लिख सकते हैं, v by r. और R को क्या लिख सकते हैं हम, रो L अपॉन A. क्लियर. एंड व्हाट्स अबाउट V by L को क्या लिख सकते हैं, E. V by L इज E. 1 by रो क्या है, सिग्मा. क्लियर. इसको V by L को V by L ही लिखना है, दो V by L d Q by dt. So this will be बच्चों written as dQ by dt is equal to sigma A dV by dl. Rate of flow चार्ज dQ by dt is equal to sigma A dV by dl. और dQ by dt क्या है, Ka dt by dx. Here K is the thermal conductivity, sigma is the electrical conductivity, A is the area of cross section, dt by dx is the temperature gradient, dV by dl is the पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है. तो यहाँ पे हीट इज फ्लोइंग विद द हीट इज फ्लोइंग अंडर द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस. हियर चार्ज इज फ्लोइंग अंडर द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस. यहाँ पे थर्मल कनेक्टिविटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी. और बच्चों याद रखो के बाय सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. जो सब्सटेंस which is a good conductor of heat, that is also a good conductor of electricity. जो good conductor of heat होता है वो good conductor of electricity भी होता है. So thank you very much बच्चों for today. So बच्चों जैसे आपको बताया है कि ये सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, पीएम केयर फंड को समर्पित है. सो बच्चों आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है और कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है. तो इसके लिए हम बच्चों एक छोटा सा शांति पाठ भी करेंगे. ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पत शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि. ओम शांति शांति शांति.